नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता, आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती 2025 क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 या ये स्टेट 3 फेज में यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के एमसीक्यू टेस्ट लगाया जा रहा है, जो भी लगातार लगाए जाएंगे। यदि साथियों आप म्यूजिक के क्षेत्र में अपना जीवन सुखमय बिताना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, दोनों में से कोई नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों, बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करवा दिया जाएगा, जिससे कि रिजल्ट आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, गायक जब गले को अपेक्षा नाक से ही स्वर निकालकर गायन किया करते हैं तब यह कंठ के किस दोष से युक्त माना जाता है? तुम्बकी, स्नायुनासिक, कंपित या काफी? मित्रों, फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पर जरूर दीजिए, और जिस प्रश्न का आंसर आपको लगता है कि हम इसको आंसर दे सकते हैं, ए बी सी में डी कोई भी एक सही आपको नजर आ रहा तो उसको भी कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। गलती होने से डरने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा स्नायुनासिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, स्नायुनासिक। ठीक है, स्नायुनासिक। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है? स्वर साधना, ताल साधना, अंश साधना या 66 साधना? साथियों, फट से बताइए, एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है? तो साथियों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वर साधना। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सामवेद की ऋचाओं होगा, सामवेद की ऋचाओं का गायन उदात, अनुदात और स्वरित इन तीनों स्वरों के अंतर्गत होता है। इस गान क्रिया को किससे संबोधित किया जाता है? ए में आपका वेद गान, बी में राग गान, ठीक है, सी में आपका साम गान, डी में मित्रों जाति गान। साथियों फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। तो साथियों बताते चलें कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा साम गान। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मनोमुग्धकारी होती है उसे क्या कहते हैं? ए में आपका सरगम है, बी में बंदिश है, सी में धुन है, डी में आपका गीत है। साथियों फट से बताइए, राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो मनोमुग्धकारी होती है उसे क्या कहते हैं? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बंदिश। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीत के किस उस्ताद ने यह कहा कि मैं कलाकार नहीं हूं, मैं संगीत भिक्षुक हूं? मेरी जाति संगीत है और कर्म भी संगीत है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए नंबर में अब मित्रों आपका ऑप्शन है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी नंबर में उस्ताद अलाउद्दीन खां, सी नंबर में पंडित रविशंकर, डी नंबर में मित्रों बेगम अख्तर। साथियों फट से बताइए कि संगीत के किस उस्ताद ने यह कहा कि मैं कलाकार नहीं हूं, मैं संगीत भिक्षुक हूं, मेरी जाति संगीत है और कर्म भी संगीत है? तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, न कलासु न संगीते सिवाय नर्जर्वे स्त्रियाम न शौर्य न च तपिस साहित्य रमते मता यशस्य मुक्त खुला की और नरक पशुदशा। मित्रों यह श्लोक जो है साथियों किस गुरु का देन है? वाल्मीकि जी का, शुक्राचार्य का, वशिष्ठ का या द्रोणाचार्य का? मित्रों बहुत ही पौराणिक यह श्लोक है और हम लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यह जो मित्रों श्लोक है शुक्राचार्य जी का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है।
इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों द्वारा स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह कथन किसका है? ए में आपका है महादेवी वर्मा, बी में हरिवंश राय बच्चन, सी में निराला साहब, डी में मित्रों दिनकर साहब। साथियों फट से बताइए कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्द द्वारा स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह कथन किसका है? साथियों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नाहम वासिम वैकुंडे योगनम हृदय नाचा मद भक्ता यत्रम गायत्री गायंती तत्र तिष्ठाम नारद। यह श्लोक संगीत में देवत्व की महत्ता के निमित्त नारद को संबोधित करते हुए कहा गया कि यह किस ग्रंथ से उदित है? ए में मित्र आपका संगीत परिजात, बी में है चाणक्य नीति, सी में आपका है पद्म पुराण और डी में आपका है श्रीमद् भागवत कथा। ठीक है, श्रीमद् भागवत। ठीक है, तो साथियों फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों यह पद्म पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। साहित्य संगीत कला विहीनम साहत पशु पुष्य विषान हानि हिना। यह कथन किसका है? भरत साहब का, शुक्राचार्य का, नारद का या भर्तृहरि का? साथियों फट से बताइए यह जो कथन है किसका है? नहीं, बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, तो बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाए मित्रों भर्तृहरि का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्रेष्ठ स्त्री, उससे भी बढ़कर दुर्लभ है सुंदर संगीत। ठीक है, यह उक्ति मित्रों किस पाश्चात्य कवि की है? जॉर्ज अब्राहम, जॉर्ज मेरेडिथ, डी सी में आपका जॉर्ज मिल्टन, डी में विलियम शेक्सपियर। तो साथियों बताइए कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है श्रेष्ठ स्त्री और उससे भी दुर्लभ है क्या? तो सुंदर गीत है। मित्रों यह जो स्टेटमेंट था आपको बताते चले कि स्टेटमेंट है मित्रों जॉर्ज मेरेडिथ का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? ठीक है, नियाज, ख्याल, रियाज या अंदाज। मतलब संगीत में अभ्यास जो होता है उसको मित्रों उर्दू में क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। तो साथियों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उसको रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियाज बोला जाता है साथियों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए में विस्तारण, बी में संकुचन, सी में तान है, डी में आपका लंघन है। साथियों फट से बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तान। साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे कमेंट्स आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए, जिससे मित्रों का आपका 100% निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। ठीक है, गलती होने से डरने की जरूरत नहीं है। निम्नांकित में कौन एक संगीत जीवी जाति है? ब्राह्मण, भाट, बहुरूपिया या मिरासी? फट से बताइए मित्रों कि इनमें से कौन सा ऐसा जाति है जो संगीत जीवी जाति के अंतर्गत मित्रों उसको रखा गया है। मतलब संगीत का साधना, संगीत का प्रयोग करके मित्रों वह अपना जीवन यापन करता है, उसको मिरासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरासी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि हाथ से ताल देने वाले को क्या कहते हैं? जैसे जहां पर संगीत का आयोजन किया गया है वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हाथ से ताल दे करके संगीत में चारों चांद लगाते हैं, उसको प्रहारक बोला जाता है कि पानी वादक कि पातक कि पादक? साथियों फट से बताइए कि हाथ से ताल देने वाले को क्या कहते हैं?
तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा संगीत के आयोजन में जो मित्रों हाथ से ताल देते हैं उसको मित्रों पानी वादक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि युगल रूप से गायन अथवा वादन को क्रिया को क्या कहते हैं। ए में समूह गान, बी में जुगलबंदी, सी में जोड़बंदी और डी में आपका कोरस है। साथियों फट से बताइए कि युगल रूप से गायन अथवा वादन को क्रिया को क्या कहते हैं। समूह गान, जुगलबंदी, जोड़बंदी, कोरस। साथियों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। युगल मतलब जोड़ा, मतलब जुगलबंदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना का भी जाता हो उसे क्या कहते हैं। ए में आपका कथक है, बी में गायक है, सी में वाग्यकार है, डी में आपका गंधर्व है। साथियों फट से बताइए कि जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना का भी जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न के मित्रों आंसर हो जाएगा उसे वाग्यकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न है जो प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञाता हो और गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा अनुसार स्वर व तालबद्ध चीजों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। ए में गायक है, बी में नायक है, सी में गंधर्व है, डी में आपका पंडित है। साथियों फट से बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा नायक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़े इस क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका प्रतिध्वनि है, बी में अनुध्वनि है, सी में पराध्वनि है, डी में आपको प्रवर्तित ध्वनि है। साथियों फट से बताइए कि जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़े इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों दोबारा या तिबारा सुनाई देता उसे एक को मतलब पराध्वनि। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। देखिए अभी यदि आप तैयारी सही से नहीं करते हैं तो जब लिस्टेड हो जाएगा वैकेंसी और डेट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा कितना तारीख से भरा आएगा, उसके बाद बहुत कम समय आपको मिलने वाला है, इसलिए बिफोर आप तैयारी में लगे हुए रहें। 7 स्वरों के नियमित ध्यान दीजिएगा 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं। ए में आपका पंचक है, बी में अष्टक है, सी में सप्तक है, डी में आपका दशक है। साथियों फट से बताइए 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को क्या कहते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को सप्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जब दो समान कंपन को फ्रीक्वेंसी को वस्तुओं को पास पास रखकर किसी एक से ध्वनि उत्पन्न की जाए तो दूसरी वस्तु स्वतः ही कंपित होने लगती है। ध्वनि कंपन की स्थिति को क्या कहते हैं। प्रतिध्वनि, आवृत्ति ध्वनि, अनुवाद या प्राध्वनि। साथियों फट से बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा जिसको हम लोग में तो प्राध्वनि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। जिन रागों में वादी स्वर पूर्वार्ध अर्थात सा रे ग म प के अंतर्गत है उसे पूर्ण राग कहा जाता है परंतु जिन रागों का वादी स्वर उत्तरार्ध अर्थात म प ध नि सा के अंतर्गत है उसे क्या कहेंगे। पूर्वांगवादी राग, बी में है उत्तरांगवादी राग और सी में विवादी राग, डी मित्रों अनुंगवादी राग। मित्रों फट से बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और जिस प्रश्न का आंसर आपको याद नहीं उसको फट से नोट कर लिया कीजिए। तो मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। नहीं तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुंगवादी राग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि को संगीतज्ञों ने पूर्वकालिक राग
कहा है? तो 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक की अवधि में गाया या बजाए जाने वाले राग क्या कहा जाता है? उत्तरकालिक राग, प्रातःकालिक राग, सायंकालिक राग और डी में है पूर्वकालिक राग। मित्रों फट से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चलें कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरकालिक राग। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। नहीं मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस राग में निबंध ऐसी रचना जिसमें राग के लक्षण अर्थात गायन समय थाट वादी संवादी वर्जित स्वर आदि वर्णित रहे क्या कहते हैं? देसी गीत, लोकगीत, मार्गी गीत या लक्षण गीत। साथियों फट से बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों उसे हम लक्षण गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। नहीं अगला प्रश्न साथियों कि मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है? गायन पद्धति, वादन पद्धति, राग पद्धति या थाट राग पद्धति। साथियों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो थाट राग पद्धति। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सातों स्वर की क्रमानुसार वह व्यवस्था जो आरोह एवं अवरोह दोनों स्थितियां में हो तथा रंजकता से दूर सैद्धांतिक रूप से उनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, वह क्या कहलाती है? ए में आपका बाट है, बी में राग है, सी में गान है, डी में आपका तान है। साथियों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों बाट। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। नहीं इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्षों का यह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है क्या है? ए में आपका थाट है, बी में राग है, सी में तान है, डी में आपका गान है। साथियों बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब राग आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं अगला प्रश्न साथियों, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औड़त्व, पाड़त्य, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार ये 10 लक्षण किससे संबंधित हैं? ए में आपका ताल से, बी में नाट्य से, सी में राग से, डी में आपका वाद्य से। साथियों बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर देते रहिए ताकि निरंतर हम लोग अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहें। ठीक है, तो मित्रों बताते चलें कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राग बोला जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं? जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं? ऑडो, पाठो तो होगा नहीं, संपूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, इस साडो लिखाएगा। ऑडो में 5 होता है, साडो में 6 होता है और संपूर्ण में 7 होता है। यही तो 3 वही है। नहीं तो मेरा 5 स्वर पूछ रहा है तो ऑडो मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 6 स्वर लगने वाले राग जाति क्या होगी? साडो, आडो, संपूर्ण, अपूर्ण। साडो में 6, आडो में 5, संपूर्ण में 7। नहीं तो पूछ रहा है हमको कि 6 स्वर लगने वाले रागों की जाति क्या होगी। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर तो क्लियर आपको हम कर दिए। ठीक है, साडो मतलब 6, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं अगला प्रश्न साथियों, संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। साथियों फिर से बताइए संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा संपूर्ण में 7। अभी बिफोर हम बता चुके थे संपूर्ण में 7, ऑप्शन नंबर सी। 6 हो गया साडो में, ऑडो में 5 हो गया। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मित्रों बेहतरीन प्रश्न है। आरोह अवरोह की दृष्टि से औरैया और संपूर्ण एक दूसरे से मिलकर कितनी उपजातियों का सृजन करती है? 7, 8, 9, 10। मित्रों फट से बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चलें कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 9, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अस्थाई, आरोह, अवरोही एवं संचारी किसके प्रकार हैं जिसका संबंध गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाओं से है? जाति, वर्ग, राग होगा और थाट। फट से मित्रों बताइए कि अस्थाई, आरोही, अवरोही एवं संचारी किसके प्रकार हैं? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने बारों का निरूपण किया गया है? ठीक है, 72, 16, 32, 10 रागो होगा। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार 34 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नांकित थाट में कौन सा थाट हिंदुस्तानी संगीत के 10 बातों से भिन्न है? कल्याण, भैरवी, पूर्वी या रूपवती? साथियों बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा रूपवती, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में आपका 8 है। साथियों बताइए कि संगीत में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संगीत में मित्रों 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे जाने आने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में है आरोही वर्ण, बी में अवरोही वर्ण, सी में अस्थाई वर्ण, डी में संचारी वर्ण। साथियों फट से बताइए कि एक ही स्वर के बार बार उच्चारण करते ऊपर या नीचे जाने आने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा मित्रों हो जाएगा, उसे हम अस्थाई वर्ण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? आरोही, अवरोही, अस्थाई या संचारी? साथियों फट से बताइए कि नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा आरोही, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों 39 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर उतरने को कौन सा वर्ण कहते हैं? ए में आपका स्थाई है, बी में संचारी है, सी में अवरोही है, डी में आपका आरोही है। साथियों फट से बताइए ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर उतरने को कौन सा वर्ण कहते हैं? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अवरोही, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। स्वरों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसे लगाने पर राग की सुंदरता बढ़े तथा जो विविध वर्षों के आधार पर सुसज्जित रहे उसे क्या कहते हैं? राग, अलंकार या पलटा? सी में है थाट, डी में आपका मेल है। साथियों फट से बताइए कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अलंकार या पलटा। साथियों सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि गायन तथा वादन के क्रमशः गीत तथा गत की रचना के द्वितीय चरण व द्वितीय भाग को क्या कहा जाता है? ए में आपका स्थाई है, बी में अंतरा है, सी में संचारी है, डी में आपका अभोगी है। साथियों बताइए कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा
अस्थाई, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं। अगला प्रश्न है, गायन वादन अथवा नर्तन के क्रम में धीमी गति बरतने को विलंबित लय, सामान्य अर्थात न अधिक धीमी न अधिक तेजी गति बरतने को मध्य लय कहते हैं। तो तेजी गति बरतने को किस लय से संबोधित किया जाता है? ए में आपका तीव्र है, बी में द्विगुण है, सी में द्रुत है, डी में आपका शीघ्र है। साथियों बताइए कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा द्रुत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, गायन वादन तथा नृत्य को ताल एवं लय सहित प्रस्तुत करने की विद्या को क्या कहते हैं? ए में संगीत है, बी में नाट्य है, सी में नर्तन है, डी में आपका वादन है। साथियों बताइए कि 43वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि गायन वादन तथा नृत्य के ताल एवं लय सहित प्रस्तुत करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो इसे हम मित्रों संगीत कहते हैं, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं? ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। फिर से बताइए कि भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं। तो मित्रों बताते चलें कि भारत में 2 ही संगीत पद्धति है, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। कर्नाटक संगीत पद्धति, उत्तरी संगीत पद्धति भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए में आपका पूर्वी भारत, बी में पश्चिमी भारत, सी में उत्तरी भारत, डी में आपका दक्षिणी भारत। मित्रों फट से बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो 45वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तरी संगीत पद्धति को मित्रों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति बोला गया है और दक्षिणी संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति बोला गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति भारतवर्ष के किस क्षेत्र में प्रचलित है? दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। इसके पहले ही प्रश्न मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके आपको हैं, अतः आप कमेंट्स में जरूर इसका सटीक आंसर दीजिए। तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों 47वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, किन्हीं 2 वस्तुओं के टकराहट या घर्षण जब नियमित, नियंत्रित एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से किए जाते हैं तो उसे उत्पन्न ध्वनि का स्वरूप क्या हो जाता है? ए में आपका स्वरयुक्त ध्वनि, बी में कर्णकटु ध्वनि, सी में संगीतिक ध्वनि, डी में आपका कोलाहल ध्वनि। साथियों बताइए इस 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीतिक ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नाद के कुल कितने प्रकार हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। फिर से मित्रों बताइए कि नाद के कुल कितने प्रकार हैं। तो मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है। नाद के कुल मित्रों प्रकार हैं तो 2 प्रकार है, आहत नाद और अनाहत नाद। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, समान स्थिति में 2 वस्तुओं के स्पर्शघात से उत्पन्न वह नाद जिससे हम स्थूल कानों से सुनते हैं और कौन सा नाद है? अनाहत नाद, आहत नाद, श्रुति नाद और अश्रुति नाद। मित्रों फट से बताइए कि 49 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आहत नाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, अध्यात्म साधना के क्रम में ध्यान एवं समाधि की अवस्था में अयोग्यता के परे अनुभूति नाद को क्या कहते हैं? ए में आपका आहत नाद है, बी में श्रुति नाद है, सी में अगोचर नाद है, डी में आपका अनाहत नाद है। साथियों बताइए कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मित्रों बताते चले कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनाहत नाद, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गायन वादन में स्वर का यह सूक्ष्म भाग जिसे सुनकर एक दूसरे को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके क्या कहते हैं? ए में आपका श्रुति है, बी में स्वर है, सी में नाद है, डी में आपका ध्वनि है। मित्रों बताइए कि 51 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों
51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा श्रुति। ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है, सही है। नहीं। अगला प्रश्न साथियों, एक सप्तक के अंतर्गत जैसे श्रुतियों होगा, एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की कितनी संख्या होती है? 10, 72, 22 या 20। ठीक है, एक सप्तक के अंतर्गत कितनी श्रुतियां होती है? यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो म्यूजिक से तैयारी करना छोड़ दीजिए। नहीं, एक सप्तक के अंतर्गत कितनी श्रुतियां होती है? तो मित्रों 22 श्रुतियां होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत उपयोगी ध्वनियों का, जैसे संगीत उपयोगी ध्वनियों का मूल रूप से नाद है, तो नाद का सूक्ष्म अंश क्या है? ए में स्वर है, बी में राग है, सी में श्रुति है, डी में आपका ध्वनि है। मित्रों फट से बताइए कि 53 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 53 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा श्रुति। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं। अगला प्रश्न साथियों, श्रुति के ये अंश जिनकी संख्या 7 है, जो स्वयं शोभित है, कर्णप्रिय है, मधुपूर्ण है तथा राग का संगीतिक आधार है, क्या कहलाता है? नाद, राग, ध्वनि या स्वर? फट से मित्रों बताइए कि 54 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों उसे हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, कि स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलन को संगीत की भाषा में क्या कहा जाता है? ए में आपका अभ्यास है, बी में अलंकार है, सी में सरगम है, डी में आपका साधना है। साथियों बताइए कि स्वरों के श्रृंखलाबद्ध या क्रमबद्ध चलन को संगीत भाषा में क्या कहा जाता है? तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा, उसे हम अभ्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जब सातों स्वर अपने निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? ए में आपका विकृति स्वर, बी में शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर, सी में तीव्र स्वर, डी में मित्रों अचल स्वर। साथियों बताइए कि 56 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, कि जब सातों स्वर अपने निश्चित श्रुतियों पर स्थित रहता है उसे हम शुद्ध अथवा प्राकृतिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। षड्ज सा, पंचम प स्वर जब अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे नहीं घिसकते हैं, अर्थात इनका कोई विकृति स्वर नहीं होता है, तो इस स्वर के किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? ए में आपका चल स्वर है, बी में अचल स्वर है, सी में विकृति स्वर है, डी में आपका तीव्र स्वर है। मित्रों 57 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अचल स्वर। जो घिसकवे नहीं करेगा, हटवे नहीं करेगा, उसको अचले न बोला जाएगा। नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक सप्तक के अंतर्गत रे, ग, म, ध तथा ये 5 स्वर ऐसे हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे खिसकते हैं या यही उनकी प्रकृति होती है, किस नाम से पुकारा जाता है? ए में विकृति या चल स्वर, बी में अचल स्वर, सी में शुद्ध स्वर, डी में आपका प्राकृतिक स्वर। मित्रों फट से बताइए कि 58 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 58 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकृति या चल स्वर। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, तो उतरते हुए क्रम को क्या कहेंगे? चढ़ते हुए क्रम को आरोह, तो उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? संचारी, अवरोह, अचल या चल? तो प्रश्न में तो इसका आंसर छुपा है, इसको हम अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नांकित स्वर व्यवस्था किस क्रम में है? ठीक है, आरोह में है कि संचारी में है कि अवरोह में है कि विवादी है? मित्रों फट से बताइए कि 60 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, या तो ए या तो सी। तो सी क्या है, सही है, अवरोह है, घटते क्रम में, उतरते क्रम में। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है 7 स्वरों अर्थात सा, रे, ग, म, प होगा, प, ध, नि, सा समूह को क्या कहते हैं? अलंकार, सप्तक, पलटा या स्वर? फट से तुम कमेंट्स में शेर की तरह दम दहाड़ते रहिए कमेंट्स में। ठीक है, पीछे नहीं हटना है। तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों इसे हम सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं?
सप्तक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, सप्तक के कुल कितने प्रकार होते हैं? ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। साथियों फट से बताइए कि सप्तक के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो 62 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, सप्तक के कुल 3 प्रकार होते हैं, तार सप्तक, मंद्र सप्तक, एक सप्तक का आप कमेंट्स में नाम जरूर बताइए। नहीं, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, साधारण या औसत स्वरों से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को क्या कहते हैं? ए में आपका मंद्र सप्तक, बी में मध्य सप्तक, सी में तार सप्तक, डी में आपका है तीव्र सप्तक। साथियों फट से बताइए कि 63 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 63 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मंद्र सप्तक, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, साधारणतः औसत स्वर वाले सप्तक को क्या कहते हैं? ए में आपका है मंद्र सप्तक, बी में मध्य सप्तक, सी में तार सप्तक, डी में मित्रों तीव्र सप्तक। साथियों बताइए कि 64 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 64 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मध्य सप्तक, ठीक है। तीनों सप्तक का नाम मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, नहीं तो तीनों सप्तक तो यहाँ आपको आइए गया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मध्य सप्तक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों को किस सप्तक के अंतर्गत रखा गया है? ए में आपका मंद्र सप्तक, बी में आपका मध्य सप्तक, सी में तीव्र सप्तक, डी में तार सप्तक। साथियों बताइए कि 65 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 65 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तार सप्तक, ठीक है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि मित्रों अभी तक इसे आप शेयर नहीं किए हैं तो गलत कर रहे हैं। आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि यह क्लास आपको कितना हेल्पफुल है। मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण सुविधा प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाए। तब तक के लिए मित्रों एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।